दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इग्नू से रिलेटेड जो कि BCOC 135 जो कंपनी लॉ या आप इसे कॉर्पोरेट लॉ भी कह सकते हैं, इनकी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं। और आप ही के हेल्पिंग बुक जो कि इग्नू की बुक है उससे, क्योंकि आपकी इग्नू की बुक जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आपको उससे पढ़ना चाहिए, ना कि इधर उधर की बुकें जो है आप रेफ़र करना चाहिए। ठीक है, हाँ, जो न्यूमेरिकल वाले होते हैं उनके लिए तो आप बुक ले सकते हो, लेकिन जो थ्योरेटिकल है वो आप इससे अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये ब्लॉक 5 है जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, जिसमें आपके 17, 18 और 19 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन 20 नंबर का आ सकता है इनमें से। तो मेरी आज ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये ब्लॉक 5 जल्दी से करा दूँ, ताकि आपका जो है रिवीज़न और अच्छे से हो जाए और आप स्कोर अच्छा खासा कर सको। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि डिविडेंड की मीनिंग क्या होती है, तो आप यहाँ से इसकी मीनिंग बता सकते हैं कि एक्चुअली में डिविडेंड की जो मीनिंग है वो है यहाँ तक। ठीक है, तो ये कहता है अप्लाई टू अ कंपनी विच गोइंग कंसर्न या ऑर्डिनरी मीन द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, यानी डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट का हिस्सा, यानी पोर्शन मतलब हिस्सा ऑफ अ कंपनी विच अलॉटेड टू होल्डर ऑफ शेयर, यानी जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो इस केस में हम उसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और आगे इसमें आपको इतना और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोविज़न पढ़ सकते हैं कि डिविडेंड से रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो अगर मैं प्रोविज़न की बात करूं तो कंपनी में इफ़ ऑथराइज बाय द आर्टिकल पे डिविडेंड इन पोर्शन टू द अमाउंट पेड अप इस शेयर, कहने का मतलब जो भी ऑथराइज हो रखा है आर्टिकल में उसी के अकॉर्डिंग वो पे करेंगे डिविडेंड, जो भी पोर्शन में उन्होंने उसमें शो कर रखा है। फिर कह रहा है द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन द शेड्यूल बैंक इन सेपरेट अकाउंट विद इन अ 5 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जब डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है कंपनी के कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया जाएगा, उसी के 5 दिन बाद जो है आपको जो है वो डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट का है। फिर कह रहा है थर्ड पॉइंट का द डिविडेंड शैल बी पेड रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ओनली। ठीक है, ये जो डिविडेंड है सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही पे किए जाते हैं। फिर कह रहा है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन ऑलवेज पेड एट अ फिक्स रेट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो डिविडेंड है वो हमेशा फ़िक्स रेट से पे किया जाता है जो उनके प्रेफरेंस शेयर के आगे लगा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 9% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, तो कहने का मतलब है जिनके आगे 9% प्रेफरेंस शेयर है वो 9% उनको डिविडेंड मिलेगा, और जिनके 8% डिविडेंड लिखा हुआ है वो 8% उनको डिविडेंड मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जिन्हें आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद कह रहा है कि वो कौन से सोर्स हैं जो डिविडेंड के लिए पे किए जाएंगे। ठीक है, तो इस सोर्स को भी एक बार देख लेते हैं। द डिविडेंड में बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट करंट फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, या दोनों में से हो सकता है। ठीक है, थर्ड कह रहा है आउट ऑफ मनी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ कंपनी परसुइंग द गारंटी बाय दैट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है आउट ऑफ मनी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अगर सरकार भी इसमें जो है कहीं ना कहीं सरकार अपने शेयर्स के रिगार्डिंग वो अपने हिस्से में से दे सकती है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। ठीक है, तो इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द इंटरिम डिविडेंड, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है
A company may distribute part of profit before its final accounts are passed and dividend are be declared in a annual general meeting. Such a dividend are called interim dividend. आप समझिए कि डिविडेंड दो टाइप के भी हो सकते हैं, एक प्रपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसमें कंपनी पहले से ही डिसाइड करती है कि कौन शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलेगा। जो इंटरिम डिविडेंड है, ये डिविडेंड जो है आपका फाइनेंशियल अकाउंट से पहले जब एनुअल मीटिंग होती है उस समय ये डिक्लेयर किया जाता है, और ये तब डिक्लेयर किया जाता है जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस केस में शायद आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो आप इस चीज़ को एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इसमें वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें आप इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि मैंने क्या कहा था आपसे, मैं आपको यूनिट 5 कराऊँगा पूरा कंप्लीट, जो कि ब्लॉक 5 में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की वीडियो इकट्ठे डाल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। और जैसा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो पहला काम आपने ये करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की, आपने सब्सक्राइब कर लिया, तो आपने भी अपना काम कर दिया और मैंने भी। और दूसरा, अगर आपको लैंग्वेज पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें अपने ग्रुप में, कि वो भी परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ से क्या तैयारी करें, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका यूनिट 18, या हम इसे कहते हैं चैप्टर 18, जो अकाउंट्स के बारे में बात करता है। तो चलिए अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। और सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना, कि इंस्पेक्शन या इंस्पेक्टर वही होता है जो इन सब चीज़ों को देखता है। तो कहने का मतलब, बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक and papers shall be open inspection by the director during the business hour, and inspection of the subsidiary company account is permitted only by person duly authorized by the board of director। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है जिस बंदे को अपॉइंट किया होगा वही इसे इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। ओके, द रजिस्ट्रार shall be record his reason in writing for issuing such a notice। तो इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ होंगे वो उनको जो है ये नोटिस वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये बहुत इजी है, आप इसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि कौन कौन पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर कीपिंग बुक ऑफ अकाउंट। तो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्ट द फाइनेंस एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एनी अदर पर्सन हु इज़ गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फिर कोई भी चीफ फाइनेंसर ऑफिसर वो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और उसी के हिसाब से उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी, जो कि पनिशमेंट का ये पॉइंट है। एक बार आप इसको पढ़ सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, और क्या पॉइंट्स हम इसमें पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने नॉर्मल भी पढ़ा ही है कि एक बैलेंस शीट होता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, अन स्टेटमेंट इन इक्विटी एप्लीकेबल, एंड ये सारी चीज़ें जो है एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी। उसके बाद और चेक कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट।
इसमें जो है आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, इसके बारे में भी देख लेते हैं हम। तो ये जो आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी है, इसमें कह रहा है एवरी कंपनी हैव अ नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ एंड मोर फॉर टर्नओवर ₹1000 करोड़ एंड मोर एट नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ एंड मोर preceding the financial shall be consist the corporate social responsibility committee of board of 3 and more director। यानी ऐसी कंपनी जिसका नेट वर्थ जो है 500 करोड़ है या 1000 या उससे भी ज़्यादा है, वो प्रॉफिट भी आपका कहीं ना कहीं 5 करोड़ है, तो ऐसे के लिए जो है आप जो है एक कमेटी तैयार करते हो जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जो कि बोर्ड तैयार करता है जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। एंड इफ़ देयर इज़ अ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 2 और मोर डायरेक्टर शैल कंसिस्ट CSR कमेटी। तो आई होप समझ गए कि ये जो CSR कमेटी जो है ये कौन बनाती है और इसकी क्या कंडीशन है कि जब उनका टर्नओवर 500 करोड़ या 1000 करोड़ जो है वो ऐसे लोग कंपनी जो है CSR बनाती है। तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हो और कुछ इसमें ख़ास नहीं है। तो ये आपका 18 चैप्टर भी फिनिश होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम आपके 19 चैप्टर में, जिसका नाम है ऑडिट, और इसमें से भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका निकल कर आ सकता है। तो आप जो है इसमें भी चेक कर लेते हैं कि ऑडिट में क्या आएगा। और एक बार हम ये टाइप्स ऑफ ऑडिट आपसे पूछ सकता है कि ऑडिट क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिट का मतलब क्या होता है ये समझिए। ऑडिट का मतलब होता है कि जब भी कंपनी कोई भी स्टेटमेंट तैयार करती है तो उसको चेक करने का एक मोटिव होता है कि चेक करना कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, या सरकार के थ्रू से भी ऑडिट किया जा सकता है, जिसमें सरकार ये देखती है कि ये जो सामने वाला कंपनी है मुझे टैक्स जो पे कर रहा है वो सही अमाउंट का पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और मुझे टैक्स कम दे रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है जो कि टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग चेक की जाती है। तो यहाँ ऑडिट का मतलब एक नॉर्मली जो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो देखिए ये सारी चीज़ें ऑडिट में होता है। पहला द रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये, आप ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कह रहा है द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन एंड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी इसे रिकमेंडेट करती है कि किसको अपॉइंट करना है, क्या सैलरी होगी और कितने टर्म के लिए वो अपॉइंट किया जाएगा। दूसरा, इसका काम होता है रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफ़ेक्टिव ऑडिट प्रोसेस। ये रिव्यू करते हैं, सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हुई है, कोई चीज़ की घपलेबाजी तो नहीं है, और ये प्रॉपरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको कोई भी या किसी पे डिपेंडेबल नहीं होते कि अगर किसी के कहने पे ये नहीं करना तो नहीं करना, ऐसा नहीं होता। एंड थर्ड इज़ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। और एग्जामिनेशन करने के बाद एक ऑडिटर रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें कंपनी की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो चीज़ें जानने के लिए होती है मैनेजमेंट डायरेक्टर के रिगार्डिंग। अब ये टाइप्स ऑफ ऑडिट है, इसको भी एक बार रीड आउट ज़रूर आपने करना है। सबसे पहला है इंटरनल ऑडिट, यानी जब कंपनी के अंदर सारे एम्प्लॉय वगैरह जो है उनके बारे में ऑडिट करना हो, कंपनी के अंदर जो भी ऑडिट किया जाता है वो इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कंपनी के जो भी खर्चे वगैरह हैं उससे रिलेटेड ऑडिट वगैरह करना, वो कॉस्ट से रिलेटेड यानी प्रोडक्शन से वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि एक ऑडिटर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं CA। तो ये है कुछ क्वालिफ़िकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएगा, प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। और बड़ा इजी लिखा हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट द पार्टनरशिप एक्ट में जो भी रजिस्टर्ड ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये सारे जो है ऑडिटर हो सकते हैं। तो ये मेंशन कर रखा है, प्लीज़ आप इसको एक बार रीड आउट ज़रूर आपने करना है, ठीक है।
हाँ, एक ऑडिटर के क्या राइट होते हैं इनको एक बार मेंशन करना है। राइट ऑफ एन ऑडिटर यानी राइट टू एक्सेस बुक ऑफ अकाउंट, ये किसी भी बुक एंड अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, कोई इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। राइट टू ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन, यानी कि इनके पास ये राइट है कि किसी से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कोई मना नहीं कर सकता। उसके बाद राइट टू साइन द रिपोर्ट, और रिपोर्ट पे साइन करने का भी राइट इन्हीं का ही होता है। उसके बाद कह रहा है राइट टू रिसीव नोटिस जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग अगर होगी तो उसके लिए भी इनको जो है बुलाया जाएगा, उसके लिए नोटिस भेजा जाएगा। राइट फॉर विज़िट द ब्रांच ऑफिस, ये किसी भी ब्रांच ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है। एंड राइट टू क्लेम रेमुनरेशन, और ये अपना जो है सैलरी वगैरह मांगने का भी राइट रखते हैं। ऑडिटर जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा, चाहे वो फेयर में हो या नेगेटिव में हो, उस रिपोर्ट को हम ऑडिटर रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। यानी सब कुछ चेक करने के बाद कंपनी में सारी चीज़ें, कोई गड़बड़ वगैरह हो रही है नहीं, वो सारी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये रिपोर्ट जो है जनरल मीटिंग में प्रोवाइड करा दी जाती है, जहाँ पर ये डिस्कशन होता है कि कौन इसमें गिल्टी है, नॉट गिल्टी, और उसको पनिशमेंट दिया जाता है। बट ये याद रखना, ऑडिटर का राइट नहीं है किसी को पनिश करना, ये एक वॉच डॉग है, यानी कि ये सिर्फ देख सकता है, पनिश नहीं कर सकता। पनिश करने का राइट सिर्फ जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स वगैरह का होता है। तो जब ये रिपोर्ट वहाँ भेज दी जाती है तब वो जो है उन पे एक्शन लिए जाते हैं जो फ्रॉड का काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश है। और इस 5 में जो है आपका लास्ट चैप्टर है वो है वाइंडिंग अप, ठीक है। तो 5 ब्लॉक में जो एक साथ मैंने आपके चैप्टर करा दिए, जो कि यूनिट 20 है, 19 है, 18 है एंड 17 है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। वाइंडिंग अप का मतलब तो समझते हैं, जब कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाए उसको वाइंडिंग अप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइंड अप एंड डिसोल्यूशन। तो वाइंड एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी आर नॉट द सेम थिंग। कंपनी इज़ नॉट डिसॉल्व इमीडिएटली ऑन द commencement ऑन वाइंड अप प्रोसीडिंग। वाइंड अप इज़ द प्रियर स्टेज और डिसोल्यूशन इज़ द नेक्स्ट स्टेज। कहने का मतलब है वाइंड अप जो है वो पहला प्रोसेस होता है और उसके बाद डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द नेम ऑफ द कंपनी स्टॉक ऑफ द रजिस्ट्रार फ्रॉम द रजिस्टर कंपनी इन केस एग्जिस्ट एंड वेल ऑन वाइंड अप कंपनी नेम इज़ नॉट द स्टॉक फ्रॉम द रजिस्टर, द लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी रिमेन इवन आफ्टर द कमिंसमेंट ऑफ वाइंड अप। तो कहने का मतलब है वाइंड अप जो है हमेशा पहला स्टेप है जो कि कंपनी को बंद करने से पहले लिया जाता है। तो रजिस्ट्रार कंपनी से जहाँ पर रजिस्टर होती है आपकी, तो वहाँ से उस कंपनी को पूरी तरीके से वाइंड अप कर दिया जाता है, उसके बाद डिसोल्यूशन शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी रिमेन इवन आफ्टर द कमिंसमेंट ऑफ वाइंड अप। अगर वाइंड अप कर दिया जाता है तो उसका जो लीगल असिस्टेंट यानी कि वो अभी भी वैलिड रहेगा, ठीक है, जब तक इट कैन बी इशूड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और लेकिन डिसोल्यूशन जो होता है वो एक फाइनल स्टेज है कि वो एक बार अगर वो बंद हो गया तो वो पूरी तरीके से वाइंड अप, या वाइंड अप कहने का मतलब डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा। ये बहुत इजी लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। वाइंड अप के लिए हम स्पेशल रिजोल्यूशन भी ले सकते हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या हो सकता है, ये भी ले सकते हैं हम। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से वाइंड अप फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन है। सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के रिलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है उस केस में भी जो है वाइंड अप कर दिया जाएगा। या फेयर बिंग कंडक्ट फ्रॉड या अनलॉफुल मैनर, अगर आप कोई भी काम अनलॉफुल करते हो या आप फ्रॉडलेंट करते हो तो उस केस में भी जो है एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जो है अपनी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप।
वाइंडिंग अप के क्या प्रोसीजर है इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एक पिटीशन फाइल की जाती है, ठीक है। पिटीशन फाइल करने के बाद कंपनी की लिक्विडेटर चेक किया जाता है कि कंपनी के अंदर कितनी लायबिलिटीज़ वगैरह है, जिसकी वजह से वो इंसॉल्वेंसी तो नहीं हो गया है। और इंसॉल्वेंसी चेक करना कि उसकी औकात है कि नहीं पे करने की, और जब उसकी औकात नहीं होती तो खुद ही जो है कोर्ट उसको वाइंड अप कर। फिर वाइंड अप कमेटी के लिए रिगार्डिंग कह रहा है विद इन 3 मंथ वाइंड अप ऑर्डर द कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक अ एप्लीकेशन टू फॉर्म वाइंड अप कमेटी। तो इस सब चीज़ों को मॉनिटर कर सके और एक रिपोर्ट तैयार कर सके, ठीक है, वाइंड अप से रिलेटेड। फिर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है इसमें, जो कि द ट्रिब्यूनल में एट द टाइम ऑफ मेकिंग वाइंड अप ऑर्डर द कंपनी एट एनी टाइम द डायरेक्ट टू फॉर्म एडवाइजरी कमेटी एंड कंपनी लिक्विडेटर एंड रिपोर्ट ट्रिब्यूनल, एंड ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कमेटी 12। तो ये एडवाइजरी कमेटी जो है ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जो ट्रिब्यूनल जितने भी होते हैं ना, जो लॉस ये कंपनी से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करते हैं, जैसे एक कोर्ट टाइप का ही होता है ट्रिब्यूनल, जो कि इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर बाद में वो डिसोल्यूशन कर दिया जाता है, ठीक है। और तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यही कुछ पॉइंट्स है जिनको आपने चेक करना था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ है तो ओबियसली एक बार और रीड आउट कर लीजिए, आपको चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। आना इसमें से 5 ब्लॉक में से 20 नंबर का ही है।